हेलो नमस्कार साथियों, जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टीपीए की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो कर रहे हैं। और इस एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से हम पूरा का पूरा टीपीए एक्ट ख़त्म करेंगे। तो देखिए आप कितना भी बेयर एक्ट की रीडिंग कर लीजिए, कितना भी आप नोट्स पढ़ लीजिए, किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ लीजिए, पर जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से जब तक आप एक्ट को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल होता है किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। तो उसी जो ये जो प्रैक्टिस का जो सेशन है हम लोगों का, ये पूरा का पूरा टीपी एक्ट हम लोग इसी के माध्यम से खत्म करेंगे। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों में से जितने भी लोग एग्जाम आने वाले हैं, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का आ ही चुका है, राजस्थान का आ चुका है, जहाँ जहाँ भी सिलेबस में टीपीए है, आप लोग भरपूर इस वीडियो को प्यार दीजिए, उन दोस्तों के साथ में शेयर करिए जो लगे हुए हैं। तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और टीपीए का, और ये पार्ट 2 होगा इस चैप्टर 2 का, क्योंकि चैप्टर 2 में 250-300 क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट किए थे। तो अब एक बार में करा देना अभी उचित नहीं है। सारा हम लोग ये भी मैं पर्सनली ये प्रयास करूंगा कि जैसे वन शॉट टाइप का, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखेंगे, तो वो वीडियोस उस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ में आपको देंगे, ताकि आपका जो समय है कीमती इतना है वो वेस्ट ना होने पाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना ये वाला सेशन। और जिन लोगों ने अभी तक जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप लोग कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, है ना। आपको अच्छा लगे तब करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करिए, बट कमेंट वगैरह कर दिया करिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 किसकी बात कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स द कॉम्पिटेंसी टू ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी? ठीक है, एक मिनट मित्रों, पेन थोड़ा सा ले लेते हैं ना, बिना पेन के मजा नहीं आएगा, है ना। भाई आप जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, आप सबको पता है कि बिना पेन के वकील और जज की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए, तो किस क्या बात कर रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा किसी अचल संपत्ति को अंतरित करने की सक्षमता प्रदान करती है? आपके सामने ये चार ऑप्शन है: सेक्शन 17, सेक्शन 6, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 7। अब आप लोग जल्दी से कमेंट कर कर बताइए कि कौन सा आपका सही आंसर होगा। आप लोग नहीं भी बताएंगे तो मैं बता देता हूं। तो आपका जो सही आंसर है वो सेक्शन 7 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो क्या बात कर रहा है, अचल संपत्ति के हस्तांतरण की सक्षमता प्रदान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बात कर रहा है? इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ द टीपीए, अ माइनर, एक अवयस्क क्या कर सकता है? एक जो अवयस्क व्यक्ति है उसकी उसकी पावर क्या होगी टीपीए में? वो क्या क्या कर सकता है? क्या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, या संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता, या ट्रांसफर नहीं कर सकता, या ऑप्शन सी बात कर रहा है कि अपने पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण स्वीकार कर सकता है, या ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों, मतलब वो संपत्ति को ट्रांसफर तो नहीं कर सकता, लेकिन संपत्ति को अपने फेवर में क्या करा सकता है? हस्तांतरण को एक्सेप्ट कर सकता है। कैन एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, अगर कोई माइनर है तो। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। तो क्या है? बी बात कर रहा है कि कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो एक माइनर कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी बात कर रहा है कैन एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो किसी माइनर को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, तो वो माइनर उस ट्रांसफर को ही प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है अपने फेवर में, अपने लिए। बट कोई माइनर अपनी संपत्ति को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो ट्रांसफर किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो सेल डीड हो, या फिर आपका क्या कहेंगे विल के माध्यम से, या किसी और भी गिफ्ट के माध्यम से अपनी भी किसी भी प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर समाज में बहुत सारे दुर्योधन
कंस टाइप के लोग होते हैं ना, तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हड़प लेंगे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? संपत्ति के वैध हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? बताइए। संपत्ति हस्तांतरणीय होनी चाहिए, दूसरा सक्षम हस्तांतरण करता होना चाहिए, कॉम्पिटेंट ट्रांसफरर होना चाहिए सॉरी, या ऑप्शन सी हस्तांतरण का उद्देश्य वैध होना चाहिए, या ऑप्शन डी अंतरिती हस्तांतरण लेने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है। अब आप लोग जल्दी से इसका बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। ट्रांसफेरी में नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेक ट्रांसफर। जो अंतरिती होगा वो हस्तांतरण लेने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या बात कर रहा है। अंडर सेक्शन 7 ऑफ टीपी एक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी दैट। देखिए, जहां पर भी नॉट आए उस चीज को आप लोग या तो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप उसको पिंजरे में कैद कर दीजिए। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि ये जो नॉट के ऊपर मैंने गोला लगाया है ये क्या होगा? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है, और बताइए ये भी साथ में कि बीएनएस की किस सेक्शन में दोनों की बात की गई है। चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। इन एवरी सर्कमस्टांसेस द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी हिज ओन। ऑप्शन बी बात कर रहा है दैट पर्सन मस्ट बी मेजर, या सी दैट पर्सन मस्ट बी क्या होना चाहिए? सेन ओके, सेन। दैट पर्सन मस्ट बी सेन, या ऑप्शन डी दैट पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बताइए क्या आवश्यक नहीं है धारा 7 के अंतर्गत? आप लोग जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। इन एवरी सर्कमस्टांस द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी हिज ओन। हर परिस्थिति में हस्तांतरणीय संपत्ति उसकी अपनी होनी चाहिए। बस ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 किसकी बात कर रहा है? सॉरी 55। अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक में कहा गया है कि संपत्ति का, किसका? यहां पर है संपत्ति का अंतरण प्रत्येक ऐसे मामले में बिना लिखित रूप में किया जा सकेगा जिसमें विधि द्वारा लेखन स्पष्ट रूप से अपेक्षित नहीं है। बताइए कहां पे बात किया गया है कि ओरल ट्रांसफर भी किया जा सकता है किसी प्रॉपर्टी का? डायरेक्ट ओरल ना पूछ के डायरेक्ट इनडायरेक्टली वही सेम क्वेश्चन पूछा है। अब आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8 या सेक्शन 9? बताइए। तो ओरल ट्रांसफर की बात कहां पर की गई है? जो टीपीए की धारा 9 है। ठीक है, सेक्शन 9 में बात की गई है ओरल ट्रांसफर की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना होके इनडायरेक्ट है, कंफ्यूजन होता है इससे, तो आप लोग ये समझिएगा। देखिए इसमें कुछ चीजें छिपी हुई हैं, मतलब सीधे सीधे है बट कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लंबा सा क्वेश्चन जब फ्रेम हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो ये वही है, इसका ऑप्शन हो गया डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है, कौन सी धारा? मौखिक हस्तांतरण की शर्तें निम्नलिखित में प्रदान की गई हैं। कहां पर वो शर्तें बताई गई हैं कि किसी प्रॉपर्टी का अगर मौखिक ट्रांसफर होगा तो वो शर्तें किस सेक्शन में दी गई हैं? बताइए। सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11। तो आपका जो सही आंसर होगा वो सेक्शन 9 होगा। अभी मैं पहले ही बात कर चुका था कि जो सेक्शन 9 है वो किसकी बात कर रहा है? ओरल ट्रांसफर की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ओरल ट्रांसफर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? जहां लेखन कानून द्वारा स्पष्ट आवश्यक नहीं है, संपत्ति का हस्तांतरण मौखिक रूप से किया जा सकता है। ये बताइए, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है या हस्तांतरण केवल लिखकर किया जा सकता है, या सी विद कंसेंट ऑफ पार्टीज ओरल ट्रांसफर कैन बी डन, या डी सही है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, वेयर राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड ओरली। आप लोग बताइए क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं? बताइए स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है? तो जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ये पूरी तरीके से क्या है? सही है। तो जो आपका ऑप्शन डी है ये सही हो गया क्या? ठीक है, अगर एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है कि इस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होगा वो लिखित होगा या अलिखित होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका तो वो अलिखित में या ओरली भी ट्रांसफर उसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से मिलाना है आपको कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चलिए बताइए, इसमें से आप लोग देखिए कि क्या कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन क्या सेक्शन 9 में बात की गई है, या रूल अगेंस्ट परपेचुटी किसकी बात सेक्शन 14 में बात की गई है, या कंडीशनल ट्रांसफर 25 में, या डी नन ऑफ द अबव। मतलब कोई गलत नहीं है, सब सही है, सुमेलित, मतलब सारे सुमेलित हैं। देखिए अभी मैं यही बात कर रहा था, अभी वही सीरीज चल रही है। देखिए जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी है ये किसमें है? सेक्शन 14 में है, एकदम सही है। कंडीशनल ट्रांसफर सेक्शन 25 में है, ये भी सही है। लेकिन जो कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन सेक्शन 9 में नहीं है। सेक्शन 9 में किसकी बात की गई है? ओरल ट्रांसफर की बात की गई है। समझ में आई? तो यहां पर अगर ओरल ट्रांसफर होता तो सही होता, बट यहां पर क्या दिया हुआ है? कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन, तो ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टेटेड टू ओरल ट्रांसफर? बताइए कितनी देर से बात हो रही है सिर्फ ओरल ट्रांसफर की। अब आप लोग बताइए कि ओरल ट्रांसफर की बात किस सेक्शन में की गई है? सेक्शन 9। सेक्शन 9। अब जहां भी सेक्शन 9 दिखे, सॉरी गलती हो गई, मुझसे गलती नहीं, मैं जानबूझ के इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों का देखें दिमाग चल रहा है या नहीं, या बस ऐसे वीडियो देखे जा रहे हैं बढ़ा के टाइम। सेक्शन 9, सेक्शन 9 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर? सेक्शन 9। अब कहीं भी आपको ओरल ट्रांसफर की बात आए कि ओरल ट्रांसफर टीपीए में कहां किया जा सकता है, तो अब तो नहीं भूलेगा आपको कि सेक्शन 9 में किया जाता है। चलिए कंडीशन की बात कहां पर की गई है? ओरल ट्रांसफर के सेक्शन 9 में बात की गई है। अब ये मत सोचिएगा कि सेक्शन 9 में डिफिनेशन दिया गया होगा और सेक्शन 10 में कंडीशन दिया गया होगा। चलिए, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर, बताइए किस सेक्शन में कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी किस सेक्शन में दिया गया है? अब आप लोग जल्दी से बताइए। सेक्शन 9 ऑफ द टीपीए, सेक्शन 10 ऑफ द टीपीए, सेक्शन 11 ऑफ द टीपीए, या सेक्शन 12 ऑफ द टीपीए? तो कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी किसमें बताया गया है? सेक्शन 10 में बताया गया है, सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया, सेक्शन 10। तो याद रहेगा आपको, ओरल ट्रांसफर किस में हो गया? सेक्शन 9 में हो गया। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन ये किस में बात कर दी गई है? सेक्शन 10 में बात कर दी गई है। तो 9 10 आपका दोनों का याद हो गया, अब तो नहीं भूलेगा। चलिए, under section 10 of the transfer of property act what will be effect of the condition in transfer of property with a condition restraining alienation is? बताइए क्या होगा? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के तहत संपत्ति के हस्तांतरण के शर्त में क्या प्रभाव होगा जिसमें आवंटन को रोकने की शर्त है? वाइड होगा, वाइडेबल होगा, या इलीगल होगा, या पार्शली लीगल होगा?
अब आप लोग जल्दी से कमेंट कर कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन, अलगाव को रोकने वाली स्थिति। ठीक है, वही अभी बात हुई थी सेक्शन 10, है ना। अब इस बार क्वेश्चन को पलट दिया है, इस बार ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया है और जो ऑप्शन होता था उसको क्वेश्चन बना दिया है, मतलब ऑप्शन में दे दिया है। मैं भी पलट गया। चलिए, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ प्रॉपर्टी, बताइए क्या होता है। स्थानांतरण को अमान्य बनाता है, या शर्त को अमान्य बनाता है लेकिन स्थानांतरण वैध होता है, या सी, शर्त के साथ साथ स्थानांतरण और दोनों को अमान्य बनाता है ना। मेक्स द कंडीशन एज वेल एज ट्रांसफर बोथ, मतलब जो कंडीशन है और जो ट्रांसफर है दोनों को क्या करता है, अमान्य बनाता है। अब आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है, मेक्स द कंडीशन इनवैलिड बट ट्रांसफर रिमेन्स वैलिड। जो कंडीशन है वो इनवैलिड होता है, बट जो ट्रांसफर है आपका, जो आपने ट्रांसफर किया है, वो सेक्शन 10 के तहत क्या होता है, वैलिड होता है या मान्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following condition is invalid according to section 10 of Transfer of Property Act? 1800 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शर्त वैध नहीं है। देख लेते हैं शर्तें कौन कौन सी हैं। अ कंडीशन नॉट टू सेल आउटसाइड द फैमिली, बी अ कंडीशन नॉट टू सेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरर, या सी अ कंडीशन नॉट टू सेल अ पर्सन ऑफ डिफरेंट रिलीजन, या डी अ कंडीशन रिस्ट्रेनिंग सबलेटिंग ऑफ लीज्ड प्रॉपर्टी। इसमें से बताइए कि जो ये चारों शर्तें बताई गई हैं, इसमें से कौन सी एक शर्त है जो वैध नहीं है, या इलीगल है, या इनवैलिड है, क्या है। आप लोग जल्दी से बताइए। तो जो बात किया गया है ऑप्शन ए में, अ कंडीशन नॉट टू सेल आउटसाइड द फैमिली, ये आपका क्या हो गया, मतलब ये सही आंसर हो गया। बट ये जो सही आंसर हो गया, बट ये जो शर्त है ये वैध शर्त नहीं है। आप इस तरीके की कोई मतलब रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे किसी को कि ये जो प्रॉपर्टी है आप फैमिली के बाहर नहीं बेचेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई आदमी बेच देता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि जो कंडीशन आपने लगाई थी वो कंडीशन क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। लेकिन जो आपने ट्रांसफर किया किसी दूसरे आदमी को, वो ट्रांसफर वैलिड रहेगा। उसको अगर चैलेंज किया भी जाता है तो क्या करेगा, वो हमेशा इसी के साथ में स्टैंड करेगा कि जो कंडीशन थी ट्रांसफर की वो इनवैलिड है और जो ट्रांसफर था वो वैलिड है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बात कर रहा है, ए सेल्स हिज हाउस टू बी विद अ कंडीशन दैट बी कैन नॉट ट्रांसफर हिज हाउस टू एनीवन एक्सेप्ट सी, द सेल इज। जैसे कि कहा भी जाता है, जैसे कोई आदमी कुछ सामान लेता है, ये आम जीवन में भी होता है कि बोलता है भैया ये मैं अपना सामान आपको बेच रहा हूं, लेकिन ये सामान आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अलावा किसी और को नहीं बेचेंगे। समझ में आई बात। बेचेंगे या आप अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप किसी और को नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ किसको कर सकते हैं, मेरे इस फेवरेट आदमी को कर सकते हैं। तो इसमें जो ये जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या है, बताइए वो कंडीशन क्या है, वैलिड है, इनवैलिड है क्या, या वायर्ड है, या क्या है। आप लोग जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़ के। भाई अभी तो यही बात हो रही थी, सेक्शन 10 यही तो बात कर रहा है कि अगर इस तरीके का कोई कंडीशन दिया जाता है तो कंडीशन आपका वायर्ड होगा, बट जो ट्रांसफर आपने किया है वो क्या होगा, वैलिड होगा। किसमें बात किया गया है, सेक्शन 10 में बात किया गया है। वैलिड बट कंडीशन इज वायर्ड। जो आपने सेल किया है या जो आपने ट्रांसफर किया है वो तो वैलिड होगी, लेकिन जो आपका कंडीशन जो आपने उस पे लगाया कि भाई आप मेरे इस फेवरेट आदमी के अलावा किसी और को नहीं बेच सकते, तो आपकी वो जो कंडीशन है वो वायर्ड हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी।
तो अगर मान लीजिए कि आप भी अगर कोई गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं और आप किसी को बेचते हैं और फिर उसके बाद में उसको आप ये भी शर्त रख देते हैं कि देखो भैया मैं बेच तो रहा हूं आपको, लेकिन अगर कभी भी बेचेंगे इस बाइक को या स्कूटी को या किसी को, तो मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरे बॉयफ्रेंड को ही बेचेंगे, किसी और को नहीं बेचेंगे। तो आप अगर वो आदमी किसी और को बेच देता है, किसी थर्ड पर्सन को, तो आप इस आधार पे उस सेल को या ट्रांसफर को चैलेंज नहीं कर सकते कि मैंने ये कंडीशन दी थी, आप हार जाएंगे वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, इन अ पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी बिटवीन 3 पर्सन देयर वाज अ कंडीशन दैट इफ एनी देम ऑफ intestate the unable to transfer his part and he have to leave his property in favor of other relatives, such condition under the TPA Act। तो जो बात किया गया है कि संयुक्त परिवार के 3 सदस्यों के मध्य संपत्ति का विभाजन हो के मामले में यह शर्त रखी गई कि उनमें से किसी एक का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर उस दशा में वह अपने हिस्से का विक्रय करने में सक्षम नहीं होगा, वह अपने हिस्से की संपत्ति अन्य रिश्तेदारों के पक्ष में छोड़ेगा, या संपत्ति हस्तांतरण के अधिनियम के मतलब ये जो शर्त होगी क्या होगी। मान लीजिए कि एक घर में ज्वाइंट फैमिली है, 3 भाई हैं, ठीक है, तीनों भाई के बीच में जब बंटवारा होता है तो ये बात आती है कि अगर तीनों में से किसी एक का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता किसी और को, और वो जो प्रॉपर्टी होगी इन्हीं दोनों लोगों के बीच में रहेगी, ऐसा ये क्वेश्चन बता रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन क्या है, इलीगल है या लॉफुल बिकॉज इज रिलेटेड टू फैमिली प्रॉपर्टी, या सी इज लॉफुल बिकॉज इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, या डी नन ऑफ दी एबव। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या होगा। भाई वही तो बात चल रही है कि अगर इस तरीके का कोई कंडीशन या कोई शर्त रखी गई है तो वो जो शर्त होगी क्या होगी, इलीगल होगी या वायड होगी। ठीक है, ठीक, फैमिली प्रॉपर्टी हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी जा सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड इन प्रॉपर्टी इज, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 तभी लागू होगी जब संपत्ति में अंतरित हित क्या हो, लिमिटेड हो, एब्सोल्यूट हो, या बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दी एबव। अब आप लोग जल्दी से बताइए भाई, संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा 11 है वो क्या तभी लागू होती जब संपत्ति में क्या जो हित होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, पूर्ण मतलब पूर्ण होना चाहिए, हित जो है वो पूर्ण होना चाहिए, है ना। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बात कर रहा है, का अपनी कृषि योग्य भूमि खा को बेचता है। ठीक है, इधर से देखते हैं, का अपनी कृषि भूमि खा को बेचता है इस शर्त के साथ कि खा भूमि में गेहूं बो सकता है किंतु धान का फसल नहीं पैदा कर सकता। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी है तो उस आदमी का मन वो जो करे, अब तो वो आपकी प्रॉपर्टी रही नहीं, हो सकता है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी पे क्या करे, बहुत बड़ा सा टेंट लगवाए और बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा करवाए, वो वही काम करे कि वो वहां पे बाहर मतलब अंदर चारों तरफ से टेंट वेंट लगवा के वहां पे बढ़िया ऑर्केस्ट्रा करवाए और टिकट लगा दे उस पे, तो खेती भी नहीं करेगा, मतलब वो खेती नहीं करना चाहता है। या वो चलो गेहूं की जगह वो तंबाकू बो रहा है, गन्ना बो रहा है ना, या वो सब बो रहा है, तो जब आप बेच दिए तो आपका उस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं बनता और आप किसी भी तरीके का कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। वो कंडीशन तभी तक आप लगा सकते हैं जब वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो। चलिए, तो जो ये कंडीशन है वो कंडीशन क्या कर रहा है, द ट्रांसफर इज वाइड, द ट्रांसफर इज वैलिड,
द कंडीशन इज वाइड, या डी बोथ बी एंड सी। अब आप लोग जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर। भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 68 जो बात कर रहा है कि भाई जो कंडीशन होगा वो वाइड हो जाएगा, लेकिन जो ट्रांसफर है वो वैलिड होगा। तो ये सही हो गया, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है का। जो का है क्या, सॉरी, हाँ, का एक ग्रह खा को इस निर्देश के साथ विक्रय करता है कि वह इसमें रहेगा नहीं, किंतु इसे केवल एक गोदाम या दुकान के लिए प्रयोग करेगा। यह जो शर्त होगी क्या होगी? मैंने वही बात कहा कि भैया वो, अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो जो बायर है या जिसने आपकी प्रॉपर्टी को खरीदा है, ये उसका खुद का राइट है, उस पर वो जो मन करे, वो मन करे उसको बम से उड़वा दे, फिर से उस पर नया कंस्ट्रक्शन करे, है ना, या क्या करे उसमें बढ़िया अवध ओझा की पिक्चर चलवाए, है ना, एक्टर बन गए ना अवध ओझा जी। चलिए, आने वाली है उनकी पिक्चर, अवध ओझा की पिक्चर नहीं आने वाली है, आने वाली है, क्या यूट्यूब पे आप लोग देखते हैं। तो क्या होगा, जो ये शर्त है ये वैलिड है या वायर्ड है या इरेगुलर है या वाइडेबल है? अब आप लोग जल्दी से बताइए, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं सेम टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, तो आप लोग इसका आंसर खुद करेंगे नहीं करेंगे? तो भैया जो शर्त होगी वो क्या होगी? वायर्ड होगी। ऐसी आप कोई शर्त नहीं थोप सकते, है ना। आप अरविंद केजरीवाल थोड़ी हैं कि हम एक दारू के साथ एक दारू फ्री दे रहे हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा। भैया मेरा मन, मैं नहीं लूंगा, है ना, मैं फ्री वाला नहीं पीता, मैं फ्री वाला नहीं खाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेक्स एन एब्सोल्यूट गिफ्ट ऑफ अ हाउस टू बी विद अ डायरेक्शन दैट बी शैल रिसाइड इन इट, हाँ, इन इट द गिफ्ट। जो आ था या ए था, उसने बी को पूर्ण रूप से मकान दान दे दिया। अब देखिए अभी तक वहां तक क्या बात हो रही थी, सेल करने की या सेल करने की बात थी। अब यहां पर क्या है, मकान को क्या किया, दान किया, गिफ्ट किया, गिफ्ट किया, और शर्त लगाई कि बा इस मकान में रहेगा। ठीक है, तो ये जो शर्त है वैध नहीं है तथा निर्देश शून्य है, या बी वैध है तथा निर्देश भी वैध है, या सी वैध है तथा निर्देश शून्य है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? ये जो दान है वैध है, बट डायरेक्शन इज वायर्ड। मतलब सेम चीज वही है जो आप सेल के साथ में आपके जो कंडीशन वायर्ड हो रही थी, सेम आपका गिफ्ट में मेन है ट्रांसफर करने की बात है। अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी के हक में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, तो आपका जो ट्रांसफर है वो तो वैलिड हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं ट्रांसफर करने के लिए, आप माइनर नहीं है या अनसाउंड माइंड नहीं है, तो आपका वो जो ट्रांसफर है वो वैलिड होगा। बट अगर आप उस पर कोई कंडीशन लगाएंगे तो जो आपकी कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। बट आपकी कंडीशन की वजह से वो जो आपका ट्रांसफर है वो इनवैलिड, वाइड नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, वैलिड होगा। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 बात कर रहा है, ग्रैंड फादर गिफ्ट्स हिज हाउस टू देयर ग्रैंडसन विद कंडीशन दैट he will live in that house, the gift will revoked, this condition is। एक दादाजी थे, दादाजी के द्वारा अपनी एक प्रॉपर्टी अपने बच्चे के फेवर में क्या किया गया, बच्चा मतलब नाती हो गया, दादा का बच्चा ना, है ना, दादा के फेवर, दादा ने नाती के फेवर में क्या किया, दान किया। बट दान क्या था, सशर्त था, ठीक है, कंडीशनल था। और कंडीशन क्या था कि उसका नाती दान में दिए गए मकान में यदि निवास करता है तब दान विखंडित हो जाएगा। यह शर्त क्या होगा, बताइए, ये शर्त क्या होगा?
वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, इररिलेवेंट होगा, या नन ऑफ द एबव, ये भी ऑप्शन में। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, नन ऑफ द एबव। अब क्यों नन ऑफ द एबव होगा? क्योंकि यहां पे ऑप्शन में क्या नहीं है, वाइड नहीं है। अगर यहां ऑप्शन में वाइड होता तो क्या होता, आपका जो ऑप्शन होता वाइड वो सही हो जाता, बट इनवैलिड नहीं होगा। वो जो कंडीशन है वो वाइड हो जाएगा, उस कंडीशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब उस कंडीशन की कोई क्या कहेंगे, औकात ही नहीं है। जैसे अब अवध ओझा की कोई औकात नहीं रहेगी ना आम आदमी पार्टी में ना यूट्यूब पे, वैसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो परस्पर सटी हुई संपत्तियों में एक्स एवं वाई का स्वामी है, ठीक है। ए संपत्ति एक्स बी को बेच देता है तथा एक शर्त आरोपित करता है कि संपत्ति एक्स के अधिक फायदा प्रद उपभोग हेतु बी संपत्ति एक्स भाग को खुला रखेगा तथा उस पर कोई निर्माण नहीं करेगा। ये जो शर्त है, ये शर्त क्या है आप लोग बताइए। जब आप कोई भी चीज ट्रांसफर करते हैं तो उस पर क्या कोई शर्त आप लगा सकते हैं कि नहीं? चलिए, आप तभी लगा सकते हैं, तभी आपकी शर्त वैध होगी जब कोई जो अंतरण है वो बिना किसी प्रतिफल के हुआ हो। अब आप लोग बताइए जल्दी से कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रतिफल को कहां पर डिफाइन किया गया है, बताइए। प्रतिफल समझते हैं ना, कंसिडरेशन, बताइए कहां पर, बी में, सी में, डी में, बी सी डी ई, चार ऑप्शन दे दिया। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि कंसिडरेशन को या प्रतिफल को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 है उसके किस सब क्लॉज में, मतलब डिफिनेशन क्लॉज जो है 2, उसमें कहां पर बताया गया है? बी सी डी ई, चार ऑप्शन मैंने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लीडिंग केस ऑन रिस्ट्रिक्शन रिपुजनेंट, क्या है, रिपुगनेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, पृष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन पर अग्र निर्णय है, बताइए। कूपर वर्सेस कूपर, टल्क वर्सेस मॉक्से, या बेलामी वर्सेस सबाइन, या डी आरिफ वर्सेस यदुनाथ। आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर, बताइए। टल्क वर्सेस मॉक्से, ठीक है। टल्क वर्सेस मॉक्से के केस में क्या कहा गया कि पृष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन पर अग्र निर्णय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बात कर रहा है। यदि एक संपत्ति को इस शर्त के साथ अंतरित किया जाता है कि उसमें अंतरिति के लाभार्थ सृजित हित उसके दिवालिया होने पर समाप्त हो जाएगा, तो जो ऐसी शर्त होगी संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में शून्य है? सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो गया। क्या बात कर रहा है ऑप्शन सी? 12, धारा 12 में बात किया गया है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में, जो स्टेटमेंट है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, कहां पर लागू नहीं होती, क्या नहीं लागू होती? स्वाति मालवीय लागू हो गई थी पूरी दिल्ली में, है ना, लागू हो गई थी, ये ठीक है। बताइए धारा 12 कहां नहीं लागू होती है? वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल, या बी वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ गिफ्ट, या सी वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ एक्सचेंज, या डी वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ लीज। आप लोग जल्दी से बताइए धारा 12 कहां नहीं लागू होती है? वेयर द ट्रांसफर इज बाय अ वे ऑफ लीज, ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन कैन बी मेड? सेक्शन 12, 13, 14, 15, सॉरी 13, 12, 14, 15। आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 76, सेक्शन 13 किसकी बात कर रहा है? अनबॉर्न चाइल्ड की बात कर रहा है। चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, अजात या अजन्मे व्यक्ति के फायदे के अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में किया गया है? जल्दी से बताइए। धारा 13 में किया गया है। किसमें किया गया है? धारा 13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपनी संपत्ति जीवन पर्यंत के लिए बिना बा को उसके बाद अजन्मे पुत्र को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। इस मामले में अजात के पक्ष में किया गया अंतरण, जो अजन्मा व्यक्ति है उसके पक्ष में अगर कोई भी अंतरण किया जाता है तो क्या वो वैलिड होगा या क्या कहेंगे इलीगल है या वाइडेबल है या वाइड है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो गया? वाइड हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल? इसमें से कौन सा सही है बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से आप लोग पढ़िए क्या सही है। भाई देखो, अगर क्या इसमें आवश्यक है किसी भी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में अगर कोई क्या कहेंगे इंटरेस्ट को क्या किया जा रहा है? क्रिएट किया जा रहा है। तो क्या क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए? क्रिएशन ऑफ एब्सोल्यूट लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन, बी एब्सोल्यूट इन इंटरेस्ट इज गिवन टू अनबॉर्न पर्सन, या सी अनबॉर्न पर्सन मस्ट बी बॉर्न बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ पास्ट प्रायर इंटरेस्ट, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे कंडीशन का क्या होना चाहिए? फुलफिल होना आवश्यक है। ये सारे कंडीशन को पूरा होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदर अ ट्रांसफर कैन बी मेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, क्या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? बताइए। यस, किया जा सकता है। ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है। बी बोल रहा है हाँ किया जा सकता है, या सी बोल रहा है पहले संरक्षक नियुक्त करना होगा, या डी बात कर रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से क्या सही आंसर है। चलिए, किसी भी अनबॉर्न पर्सन के पक्ष में ट्रांसफर किया जा सकता है, बट ट्रांसफर कैसे होगा? बाई क्रिएशन ऑफ बाई मशीनरी ऑफ ट्रस्ट, या ट्रस्ट बनाकर उसके फेवर में किया जा सकता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बात कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन कैन बी मेड बाय, बताइए। क्रिएशन ऑफ अ प्रायर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन फॉर एनी पीरियड वेस्टिंग द राइट डायरेक्टली टू द अनबॉर्न, या सी क्रिएशन ऑफ अ प्रायर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन टिल एग्जिस्टेंस ऑफ अनबॉर्न पर्सन, या डी ईदर टू द अनबॉर्न और लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति या अजात व्यक्ति के पक्ष में। आप लोग जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी। अजात के अस्तित्व में पूर्व हित का सृजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बात कर रहा है? रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, जल्दी से बताइए किस केस में रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था? जल्दी से बताइए। तो ये था ऑप्शन बी, विटवे वर्सेस मिशेल का जो केस था उसमें इस सिद्धांत को क्या किया गया था? विचारित किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था, या पहचाना गया था, जो भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डबल पॉसिबिलिटी। अब जहां भी विटवी वर्सेस मिशेल मिले वो सही आंसर हो गया डबल पॉसिबिलिटी को लेके, है ना, डबल पॉसिबिलिटी का रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन पॉसिबिलिटी, बताइए क्या बात किया गया है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर। भाई अब कहीं भी डबल पॉसिबिलिटी की बात आएगी और कोई केस के बारे में पूछा जाएगा या प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाएगा तो क्या है? द प्रिंसिपल इन विटवी वर्सेस मिशेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए डील्स विथ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी
बताइए किस सेक्शन में बात की गई है रूल अगेंस्ट परपेचुटी? धारा 14 सेक्शन 14 में बात की गई है। किसकी बात की गई है? रूल अगेंस्ट परपेचुटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। 86 किसकी बात कर रहा है? इन विच सेक्शन ऑफ द रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज प्रोपाउंडेड? किस सेक्शन में प्रोपाउंड किया गया था? धारा 14। चलिए कुछ और पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। सेक्शन 14 किसको किसको डील करता है? रूल अगेंस्ट परपेचुटी को, शाश्वतता के विरुद्ध नियम को करता है। चलिए बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं आप लोग। चलिए रूल अगेंस्ट परपेचुटी डू नॉट अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कहां पर लागू नहीं होता? क्या नहीं लागू होता? रूल अगेंस्ट परपेचुटी बताइए। मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज पर, या चैरिटी पर, या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर? ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो किस पे होगा? बी, चैरिटीज के कार्यों पर, या पूर्त के जो पूर्त के कार्य होते हैं उस पर लागू नहीं होता। क्या नहीं लागू होता? रूल अगेंस्ट रूल अगेंस्ट परपेचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। चलिए रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट अप्लीकेबल, जल्दी से बताइए कहां एप्लीकेबल नहीं होता है? आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कहां पर लागू नहीं होता रूल अगेंस्ट परपेचुटी? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो सही है। क्या बात कर रहा है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर द पब्लिक, वही बात है, चैरिटी की बात की गई है, जो चैरिटी पे लागू नहीं होता है। भाई पब्लिक के हित में किया गया तो वो किसका हो गया? चैरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज एप्लीकेबल, बताइए कहां पर लागू होती है? कहां पर लागू होती है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर। भाई मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लागू होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होगी, बस किस पे नहीं लागू होगी? चैरिटी पे लागू नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपेचुटी? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या बात कर रहा है? अरे ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए बात कर रहा है अ फंड इज एक ऐसा कोष जो आगे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 को पढ़िए और इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? रूल अगेंस्ट परपेचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध अधिनियम नियम, कहां पर बात किया गया है? सेक्शन 14 टीपीए में। चलिए किस किस प्रॉपर्टी पर लागू होगा? मूवेबल और रिमूवेबल दोनों पर, बस कहां नहीं लागू होगा? चैरिटी पे। चलिए शाश्वतता के विरुद्ध का जो नियम है वो कहां पर लागू नहीं होता है? परपेचुअल ट्रांसफर ऑफ फॉर गिफ्ट, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, या वेस्टेड इंटरेस्ट, या डी ऑल ऑफ दी एबव? कहां पर लागू नहीं होगा? तीनों पर लागू नहीं होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव सही। परपेचुअल ट्रांसफर ऑफ फॉर गिफ्ट, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, या वेस्टेड इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को जल्दी से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। हाँ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। द रूल अगेंस्ट परपेचुटी हैज ओरिजिन इन द केस ऑफ, किस केस में रूल अगेंस्ट परपेचुटी पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था? जल्दी से बताइए, जल्दी से ऑप्शन देख के बताइए आप लोग। ऑप्शन बी कॉर्डेलो से पामर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बताइए जल्दी से बताइए। भाई अभी हम लोग पढ़े थे, अरे यार कहां चला गया, हाँ अभी हम लोग पढ़े थे ना कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर किसमें है भाई? कंडीशनल ट्रांसफर सेक्शन 25 ऑफ टीपीए है, 24 में नहीं है। तो ये गलत हो गया, यही नहीं है, बाकी सब सही है। एक को पकड़िए, एक को पकड़ के सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 फिर से मिलाइए, ये सारी बात की गई है और इसको जल्दी से मिला लीजिए, मैच करा दीजिए। कौन कौन सा सुमेलित है? बताइए कौन कौन सा सुमेलित है आप लोग? भाई सुमेलित करना है, ये है आपका, हम मिला लेंगे। मिलाइए जल्दी से आप लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 98, असर्शन दिया गया है, साथ में उसका रीजन दिया गया है। अब आप लोग बताइए कि क्या सही है। बोथ, क्या कहेंगे? हाँ, बोथ, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और जो ए है वो सही स्पष्टीकरण भी है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द क्या डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन की बात कहां पर की गई है? पीपीए का सेक्शन 17, सेक्शन 17 एक्यूमुलेशन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 100, आज का आखिरी सवाल है, इसके बाद में हम लोग कल मिलेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी बियॉन्ड अ क्रिएशन पीरियड ऑफ, किस सेक्शन में बात की गई है? जल्दी से बताइए। 15। चलिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे, जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल पर जुड़े रहे। आप क्या करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लीजिए। हम लोग वहीं पे मिलते रहेंगे आपसे। जो भी क्वेरीज हैं वो उसको आप लोग पूछ लिया करिए, नहीं पूछते हैं तो फिर बताएंगे हम लोग वैसे भी, ब्रह्मास्त्र, हम ब्रह्मास्त्र पे। चलिए कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।